गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये पंजाब के सीटीवी है। मैं संजीव शर्मा हूं और मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो इसको हम विस्तार देंगे बुलेटिन को। दिन भर किन खबरों पर नजर आनी चाहिए, कल पूरा दिन क्या होता रहा, खासतौर से रात के 9:30 बजे के बाद कोविड की क्या स्थितियां हैं, कहां कोविड का पेशेंट हिमाचल प्रदेश में भाग गया पॉजिटिव आने के बाद। विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने, कल से सेशन शुरू हो रहा है, उसकी क्या तैयारियां हैं और टीम इंडिया की क्या स्थिति है तीसरे टेस्ट मैच में जो मौजूदा सीरीज का चल रहा है मोटेरा उर्फ मोदी स्टेडियम में। तो सभी चर्चा करेंगे एक एक करके। इससे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। रचना विनोद कपूर जी, वंशज कहोल जी, राजेश गंगोत्रा जी, बलविंदर गिल जी, ख्याली राम जी, रामकिशन जी, हिशे नेगी, ममता ठाकुर, मोनिका, अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। आज की खबरों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार चर्चा में रहने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी कैंपस बंद कर दिए गए हैं। जी हां, केंद्रीय विश्वविद्यालय के शाहपुर, धर्मशाला और देहरा के सभी कैंपस को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है और ये स्थिति 2 मार्च तक रहेगी। और यह नौबत इसलिए आई है क्योंकि वहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें कल जिस तरह से टीचर्स का घेराव किया, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि वहां पे तमाम कैंपस 2 मार्च तक बंद कर लिए जाएं। हालांकि आज से वहां पे मिड टर्म एग्जामिनेशन भी शुरू होने थे, लेकिन इस फैसले के बाद अब वो नहीं हो पाएंगे। छात्रों की कुछ मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां पे आंदोलनरत है। पिछले कल कुछ तीखी झड़पें छात्रों और जो विश्वविद्यालय के विधायक हैं, माफ कीजिए, विश्वविद्यालय के जो टीचर हैं उनके साथ हुई है वहां पे। और इस पूरे लेकर जो विश्वविद्यालय का जो माहौल है थोड़ा गर्मा गया, पुलिस बुलानी पड़ी। खासतौर से जो रजिस्ट्रार हैं विश्वविद्यालय के, उनके साथ तीखी झड़प हुई। टीचर्स भी उसमें, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जगह जगह समय समय पर झड़पें होती रही और इस बहस मुबाहिसे के बाद पुलिस तक बुलाने की नौबत आ गई और अंततः सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब ये फैसला लिया है कि 2 मार्च तक सभी कैंपस, तीनों जो चल रहे हैं, देहरा में, धर्मशाला में और शाहपुर में, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक और बड़ी खबर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी कैंपस बंद हो गए हैं। लंबे समय बाद कैंपस खोले थे और जैसे शिक्षा चलनी चाहिए थी तो वहां आंदोलन शुरू हो गया। तो आंदोलन की परिणति फिलहाल ये हुई, पहला आउटफॉल ये है कि कैंपस बंद कर दिया गया है। लंबे समय से ये यूनिवर्सिटी शिक्षा के बजाय राजनीति का अखाड़ा बन गई है। इसीलिए हम जब विश्वविद्यालय कह रहे हैं तो नेताओं की जगह विधायक नाम आ रहा है, क्योंकि कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। कोई स्थानीय विधायकों की शय पर वहां आंदोलन होते हैं, कोई किसी की यहां तक कि सांसद और मुख्यमंत्री भी आपस में इस मामले पर तल्ख विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस चीज को। लेकिन तमाम चीजें पटरी पर चलती हुई नजर आने लगती हैं और एक बार फिर से मामला बेपटरी हो जाता है। अभी बजट मिल गया था, 500 करोड़ से ज्यादा का बजट मिल गया था इसके कैंपस के लिए। जमीन भी ट्रांसफर हो गई थी दोनों नेताओं की तल्खी के बावजूद और लगा कि मामला थोड़ा और आगे बढ़ेगा। तो अब छात्र आंदोलन की वजह से यहाँ पे ये दिक्कत आ गई है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगातार यहाँ राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है, जबकि इसी के साथ जो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित हुई थी वहां के स्थायी कैंपस बन के तैयार हो चुके हैं और वहां बरसों से क्लासेस भी लग रही हैं। अब जो नहीं हो रहा है वो यही नहीं हो रहा है और इसकी वजह क्या है, इसमें विस्तार से जाएंगे तो मुझे लगता है कि कई बुलेटिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन लब्बो-लुबाब यही है कि नेताओं ने इस कैंपस का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे वो छोटे नेता हो, चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे वो अध्यापक नेता हो, तमाम जगह जो नेतागिरी है वो ले दे के यहाँ भारी पड़ रही है शैक्षणिक माहौल पे। खबर अगली लेते हैं ऊना से। ऊना में एक कोविड पेशेंट के पॉजिटिव आ जाने के बाद भाग जाने का मामला सामने आया है। वास्तव में एक ड्राइवर हरोली में कल आया था अपनी जांच करवाने के लिए। वो चंडीगढ़ से सवारी छोड़ के आ रहा था वापस अपने घर होशियारपुर और उसको बुखार आया रास्ते में। तो स्थानीय हॉस्पिटल में हरोली के पास रुका, उसने अपने चेकअप करवाया। शक होने पर जब उसका रैट किया गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो उसको पॉजिटिव पाया गया और इससे पहले कि उसको शिफ्ट करने की तमाम प्रक्रिया की जाती, वो चुपचाप वहां से खिसक के भाग गया। अभी वो कहाँ है कहाँ नहीं, इसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि उसका पूरा पता भी डॉक्टर्स नहीं लिख पाए थे। सिर्फ इतना पता था कि होशियारपुर का रहने वाला है और उसका टेस्ट किया गया। बाकी उसके बाद जो जानकारी जुटाने का समय आया नहीं और उसी दौरान वो भाग गया। तो अब ऐसी स्थिति में ये अगर पॉजिटिव है, क्योंकि उसको बुखार भी था, तेज बुखार भी था और वायरल लोड उसका ज्यादा था, तो ये परेशानी पैदा हो जाएगी
वहां पे जहां पे वो गया है। जरूरी नहीं है कि वहां जाके वो बताएगा कि मैं कोविड पॉजिटिव आया हूं, मुझे आइसोलेशन में रख लीजिए या मुझे होम आइसोलेट कर दीजिए। तो ये उसके अपने भी जो परिजन है उनके लिए भी खतरे की बात है। लेकिन समस्या ये है कि अब उसको ढूंढा कहां जाए, क्योंकि उसको जहां कंट्रोल करना था वहां कंट्रोल नहीं किया गया और वो अपनी गाड़ी उठा के चलता बना। आगे बढ़ते हैं जी। कोविड पॉजिटिव के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अब केंद्र एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गया है। 10 राज्यों में उसने टीमें भेजी हैं। इनमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु शामिल हैं। पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर पर भी हालात पर नजर रखी गई है। इन 12 राज्यों में लगातार पिछले कुछ दिनों से कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले कल 8,000 से ज्यादा केसेस वहां पे आए थे, जो 2,000 का 24 घंटे के भीतर 2,000 का स्पाइक था, मेजर स्पाइक। महाराष्ट्र के 36 जिलों में दुगने हो गया है मामला मरीजों का। लगातार वहां से जो है ज्यादा मरीज आ रहे हैं और ये परेशानी बनी हुई है पूरे देश में। एक बार फिर से इन राज्यों में खासतौर से कोविड का जो प्रकोप है वो लौट रहा है, जिसके चलते परेशानी है। पंजाब में भी संख्या बढ़ रही है और अब सेंटर ने जो है यहाँ पे अपनी टीमें भेजी हैं। इन टीमों की ये टीमें जाके राज्यों का आकलन करेंगी और उसके बाद देखेंगी कि किस तरह से क्या प्रबंध किए जाने और अगर वहां जो प्रबंध किए गए उनसे संतुष्टि है उन्हें तो अलग बात है। अगर उनको बढ़ाने की बात है, पाबंदी बढ़ाने की बात है तो की जाएगी। बात अगर राज्यों की करें तो महाराष्ट्र के 36 जिलों में कोविड का प्रभाव लगातार तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा के 6 जिलों में, पंजाब के 5 जिलों में कोविड का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में 4 जिलों में यह संक्रमण तेजी से बढ़ा हुआ है। कर्नाटक में 18 जिलों में है, बिहार में 4 जिलों में, जम्मू कश्मीर में 3 जिलों में, छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में, आंध्र प्रदेश में 1 जिले में और मध्य प्रदेश में 3 जिलों में लगातार केसेस जो हैं वो सामान्य से ज्यादा आ रहे हैं। और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में अपने स्तर पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक बार फिर से चर्चा है नाइट कर्फ्यू की। 30,000 टेस्ट पर डे करवाने की बात करी गई है। 1-2 दिन इसको देखा जाएगा। अगर ये मामला लगातार बढ़ता रहा वहां पे पंजाब में तो निश्चित तौर से वहां पे ये संकेत पहले दिया जा चुका है कि 1 मार्च से नाइट कर्फ्यू के लिए पंजाब तैयार रहे। और तमाम दूसरी ताकीदें भी की गई है। डीसी साहिबान को खुली छूट दे दी गई है कि अगर उनको लगता है कि उससे पहले कुछ करना है तो वो भी किया जाए, लेकिन ले दे के मतलब बोलो अब यही है कि संक्रमण जो है वो फैलने से रोकना है। ये प्राइम कंसर्न है। ये पंजाब की बात थी। दिल्ली ने अपने यहां 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी कर दी है। 27 तारीख से ये शुरू हो जाएगी, फरवरी से, यानी परसों से, और 15 मार्च तक ये नियम लागू रहेगा। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, इन 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली में एंट्री से पहले अपनी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखाना जरूरी होगा। और ये नेगेटिव रिपोर्ट जो बाकायदा जो ऑथराइज्ड लैब होगी आईसीएमआर द्वारा उसकी लैब का ही माना जाएगा। तो ये दिल्ली ने बड़ा फैसला लिया है। उधर मध्य प्रदेश ने एक फैसला लिया है कि उसकी सीमाओं के साथ जो महाराष्ट्र के जिले लगते हैं, अगर वहां से कोई आ रहा है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में, उन जिलों पे, सीमा जिलों पे अगर कोई एंट्री कर रहा है, यानी एक तरह से ये महाराष्ट्र और एमपी की जो बॉर्डर है वहां से अगर कोई एमपी में महाराष्ट्र से जो है एंटर करता है तो उसके लिए भी उसकी भी आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। यहाँ दिल्ली ने कहा कि आप रिपोर्ट लेके आइए और उन्होंने कहा कि हम खुद इसको जांचेंगे। ये एहतियात के तौर पर हो रहा है। पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। अमरावती और यवतमाल में भी वीकेंड पे कर्फ्यू लगा हुआ है। मुंबई में एक बार फिर से सख्त प्रावधान लागू किए जाने की बात हो रही है। और इस तरह से ये बढ़ते जो मामले हैं इस सब के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में मंगलवार को जहां 6,218 केस आए थे, वहीं बुधवार को ये 8,600 से ऊपर हो गई, यानी 2,600 केसों की इसमें बढ़ोतरी हो गई। और सभी 36 जिलों में कोरोना ने वहां पे रफ्तार पकड़ ली है। इसके अलावा बाकी प्रदेशों की हमने बात करी कि जैसे गुजरात के, मध्य प्रदेश के जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में 13,462 मामले पूरे देश में आए, उसमें से 8,000 मामले जो है पिछले कल वो महाराष्ट्र के ही थे। तो ये चिंताएं महाराष्ट्र को लेकर बनी हुई हैं और इसी वजह से परेशानियां पूरे देश में भी हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में या 2-4 राज्यों में भी ये बढ़ता है तो इसको लेकर परेशानी पूरे देश को ही होगी। और उस पर केंद्र ने जो है ये फैसला लिया है कि अब 10 राज्यों में टीमें भेजी जाएंगी और वो स्थितियों का आकलन करेंगी। बात तो हिमाचल प्रदेश की करते हैं। कल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है और उसके लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ताकि कोई किसी किस्म का बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार ने बैठक बुलाई है और ये एक सेरेमोनियल बैठक होती है। सेरेमोनियल हम इसको कह रहे हैं कि इसमें हमेशा यही चर्चा होती है कि आप सदन को चलाने में सहयोग दें,
आप नियमानुसार आचरण करें, लेकिन होता कुछ नहीं है। और खासतौर से अब जबकि पिछला सेशन नहीं लगा था, दिसंबर का जो तय था, दिसंबर के फर्स्ट वीक में धर्मशाला में, वो कोविड की वजह से पोस्टपोन करना पड़ गया था। एक तरह से उसको रद्द ही मानिए अब, क्योंकि ये हम इसको ये तो कहते नहीं है कि विधानसभा का सेशन खत्म हो गया, उसको सैनिटाइज कहते हैं, तो हो नहीं पाया था। और अभी एक तरह से विंटर और बजट सेशन दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। एक स्पेशल सेशन की बात आ रही है कि वो शिमला में होगा, स्वर्ण जयंती वाला, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगी। तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस को भी 4 नगर निगमों से पहले अपनी जो मसल्स हैं, कितने फ्लेक्स हुए हैं, वो दिखाने हैं। कांग्रेस भी लगातार तैयारी कर रही है, तो इसमें हॉर्लॉकिंग तो होगी, वाद विवाद तो होगा, लेकिन वो ज्यादा ना हो, इसकी प्रयास आज विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार जी करेंगे। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा माकपा और जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनके भी प्रतिनिधि रहेंगे, और देखते हैं कि क्या इसमें क्या टीम मिलती है। आज ही विधायक दलों की बैठक भी है, कांग्रेस और बीजेपी की, अलग अलग रणनीति ये लोग बनाएंगे। कल से विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। 900 सवाल अब तक आ चुके हैं, और जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसके तहत सिर्फ एक पीएसओ और एक सहायक लेकर ही एमएलए साहब जो है वो आ सकते हैं। मंत्रियों का स्टाफ भी सीमित रहेगा, उस संख्या में नहीं आ पाएगा। प्रेस गैलरी में पत्रकारों की बाढ़ हमेशा रहती है बजट सेशन में खासतौर से, लेकिन सिर्फ 32 सीटें अलॉट की गई हैं, और दर्शक दीर्घा में कोई भी बैठकर इस सेशन को नहीं देख पाएगा। दर्शक दीर्घा में किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये कड़े प्रोटोकॉल लिए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं है। वो पिछली बार जब मॉनसून सेशन हुआ तब भी किसी की रिपोर्ट नहीं ली गई थी, हालांकि तब कुछ विधायक जो है वो पॉजिटिव आए थे। तो ये लगातार इन चीजों पर भी नजर रहेगी। दूसरी खबरों की बात कर लेंगे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बोल कल बिगड़े। एक भाषण के दौरान हुगली की रैली में उन्होंने उनकी जुबान फिसली और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा दंगाई करार दिया, दंगाबाज करार दिया, और उन्होंने कहा कि यहां दंगाबाजों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हाल ट्रंप का हुआ अमेरिका में वही मोदी का होगा। तो ये बिगड़े बोल हैं उनके, और निश्चित तौर से ये जो दबाव है वहां पे, सियासी दबाव है इलेक्शन को लेकर, वो साफ देखा जा सकता है। कभी वहां दंगे होते हैं, कभी वहां दूसरी चीजें सामने आती हैं, कभी पत्थरबाजी होती है किसी पे। तो ये लगातार वहां के ड्रामे चले हुए हैं। ये चुनाव के साथ ही निपटेंगे वहां पे, ये आप तय मानिए। आईजीएमसी में आज से 137 डॉक्टरों का दूसरा बैच छुट्टी पे जा रहा है। पहला बैच कल लौट आया था, और दूसरा बैच अब 137 लोगों का छुट्टी पे जा रहा है। और ये 30 विभागों के डॉक्टर हैं, तो जाहिर है कि जिन 30 विभागों के ये डॉक्टर हैं वो वहां पे परेशानी कुछ ना कुछ आएगी। खबर अगली लेते हैं वैक्सीन की। वैक्सीनेशन के काम को तेजी देने के लिए आज एक मॉपअप राउंड उन लोगों के लिए लगाया जा रहा है जो हेल्थ वर्कर छूट गए हैं। अभी तक जो टोटल कोविन ऐप पे या हिमाचल सरकार की रजिस्ट्रेशन जहां पे हुई है, टोटल जो हेल्थ केयर वर्कर जिनको लगी थी उनमें से 78% लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, 22% अभी भी छूटे हैं। बार बार आग्रह के बावजूद ये वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं, और अब आज इनके लिए आखिरी मॉपअप राउंड है, और उसमें देखना होगा कि कितने लोगों को वैक्सीन लगती है। कल की अगर बात करें तो कल जो फ्रंट लाइन हेल्थ माफ कीजिएगा, जो कल हेल्थ वर्कर की फर्स्ट डोज थी वो 182 लोगों को लगी थी सिर्फ, और जो सेकंड डोज थी वो 146 लोगों को लगी थी। तो ये किसी भी लिहाज से कोई बड़ा नंबर नहीं है। हालांकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन है वो अच्छी चल रही है, 90% से ऊपर है, और अब तक 34,235 लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जिसमें पुलिस वाले, होमगार्ड या राजस्व विभाग वाले, या जिन्होंने ड्यूटियां दी हैं कोरोना काल में फ्रंट लाइन पे जाके, वो मौजूद हैं। उनकी वैक्सीनेशन अच्छी चल रही है, ये 90% से ऊपर है। लेकिन हेल्थ वर्कर्स की जो वैक्सीनेशन है वो 72% पे आके अटक गई है। उसको बढ़ाने के लिए आज मॉपअप राउंड हो रहा है, और शायद ये आखिरी मॉपअप राउंड है। उसके बाद कोई छूट जाता है तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि पंजाब ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर हेल्थ वर्कर वहां पे कोरोना का टीका नहीं लगाते हैं और बाद में उनको कोरोना होता है तो उसका खर्चा उनको खुद जो है वो वहन करना होगा, सरकार उसका खर्चा वहन नहीं करेगी। तो ये अलग अलग चीजें चली हुई हैं। उधर कुछ और खबरों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को एक मौका देने से मना कर दिया जो आईएएस की परीक्षा में बैठे थे, और पिछली बार कोविड में जो परीक्षा हुई उसमें नहीं बैठ पाए, और उनको लगता था कि उनकी आयु भी अब ओवरेज हो गई है, तो उन्होंने एक मौका मांगा था। तो वो अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। उसके लिए बड़ी खबर है। और पिछले कल पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि वहां पे नारायण स्वामी की सरकार गिर गई थी, और राज्यपाल की सिफारिश पर अब तमिलिसाई सुंदरराजन जो राज्यपाल है वहां की, उनकी सिफारिश पर वहां जो है
वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। पहले माना जा रहा था कि एआईडीएमके जो है वहां सरकार बनाने का प्रयास कर सकती है बीजेपी और अन्य सहयोगियों के साथ, लेकिन वहां पे अंततः अब क्योंकि चुनाव होने हैं 2 महीने के अंदर अंदर वहां पे, तो इसलिए वहां पे अब कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेनी चाहती। एवरीबडी वांट्स टू गो इनटू द इलेक्शन, और एआईडीएमके ने भी ये कहा कि वो इलेक्शन के लिए जाते हैं, तो अब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हालांकि एक विकल्प ये भी था कि नारायण स्वामी को ही केयर टेकर मुख्यमंत्री बनाया जाता, लेकिन फिर वो नहीं बनने थे, ये भी तय था, क्योंकि असली तनातनी तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही चल रही है। तो ये अब तक की खबरें थी, और कुछ और खबरों को रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बागवानों को खाद नहीं मिल रही है। 15-15-15 जिसको बोलते हैं, वो खाद चाहिए होती है इन दिनों। खाद और दवाइयों का समय है बगीचों में डालने के लिए, लेकिन ये हिमफेड के गोदामों में ये नदर्द है। 975 टन खाद चाहिए होती है, लेकिन अभी वहां पे सब जगह खाद की किल्लत है और कहीं भी खाद नहीं मिल रही। इससे बागवान परेशान है। ये परेशानी अब कैसे दूर होती है, कैसे नहीं, सरकार को देखना होगा, लेकिन ये समस्या बनी हुई है। और इसके बाद बात कर लेते हैं मोटेरा टेस्ट की। अहमदाबाद के मोटेरा में कल पहला दिन था तीसरे टेस्ट मैच का, और पहले दिन 13 विकेट गिरे, 10 इंग्लैंड के और 3 इंडिया के। इंग्लैंड की पारी जो थी, पहली पारी, वो 112 रन पे खत्म हो गई थी, और इंडिया खेल खत्म होने तक पहले दिन का 99 पे 3। तो एक तरह से 13 रन दूर है इंडिया, और 7 विकेट उसके हाथ में है। डे नाइट ये टेस्ट है। आज बाद दोपहर जब बैटिंग करने के लिए इंडिया आएगा, तो रहाणे और रोहित शर्मा की जोड़ी होगी। कोहली कल 27 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन रहाणे अब उनके साथ आएंगे। वो नाइट वॉचमैन ही हो गए थे एक तरह से कोहली के आउट होने के बाद, और 57 पर रोहित खेल रहे हैं। और रोहित और रहाणे पे नजर रहेगी। अगर ये जोड़ी शुरुआत में कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है, सदके भी खेलती है, तो भारत के पास एक बड़ा लीड लेने का मौका होगा, क्योंकि अभी सिर्फ जो पहली पारी के आधार पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ 13 रन दूर है भारत इंग्लैंड से। इंग्लैंड की टीम 112 पे सिमट गई थी। 7 लोग 10 से ऊपर रन, 2.5 से नीचे रह गए थे, नहीं बना पाते। करौली ने 53 का योगदान दिया था, जिसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो 112 बना पाई थी। तो ये इंटरेस्टिंग हो गया है। इंडिया के पास एक अच्छा मौका है। अगर इंडियन स्क्वाड अभी जो बाकी 7 विकेट बचे हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं बैट्समैन, और अच्छी लीड ले लेते हैं, मेरे हिसाब से अगर 150 की भी लीड लेते हैं, जिस तरह से पहले दिन ये विकेट खेला था, तो अगर 150 की भी लीड इंडिया ले लेता है, तो उसके पास पारी से जीतने के चांसेस होंगे। पारी से जीतने के चांसेस होंगे, क्योंकि पहली पारी के आधार के ऊपर मैं ये कह रहा हूं। जरूरी नहीं है दूसरी पारी में हो सकता है इंग्लैंड के लोग टिक जाएं, लेकिन पहली पारी में अगर 150 प्लस की लीड इंडिया ले लेता है, तो उसकी मुट्ठी में एक तरह से मैच आ जाएगा, और फिर बहुत संघर्ष करके ही इंग्लैंड उसको ले जा पाएगा। और उसमें भी ये अब जो चांसेस है इंग्लैंड के जीतने के, वो तो नहीं है उतने ज्यादा, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा संघर्ष इंग्लैंड कर लेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इसको ड्रॉ करा लेगा, लेकिन इसकी संभावना भी कम है, क्योंकि आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। कल की तस्वीर जो थी वो ये बता रही थी कि अगर कल की ही तरह पिच ने आज भी खेला, तो ये मामला जो है दिलचस्प हो जाएगा, और फिर जो है ये 5 दिन नहीं चलेगा टेस्ट, ये भी तय है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया अगर इस टेस्ट को जीतता है, तो उसकी संभावनाएं लॉर्ड्स में WTC जो है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके फाइनल खेलने की बनी रहेगी। और इन संभावनाओं पर गिद्ध दृष्टि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडिया 2 मैच इस सीरीज के जीतता है और कोई हारता नहीं है मैच, यानी एक मैच और जीत लेता है इंडिया इस वाले मैच को, और अगले को ड्रॉ करवा लेता है, तो इंडिया अंदर जाएगा, अन्यथा ऑस्ट्रेलिया अंदर जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड की स्थितियां इस तरह की नहीं लग रही कि 3 मैच इस सीरीज से जीते। इंग्लैंड को इस सीरीज से 3 मैच जीतने थे, इंडिया को जो है इसमें 1 मैच छोड़ के बाकी 3 मैचों में से जो है 1 ड्रॉ करवाना था और 2 जीतने थे। ये इंडिया की स्थिति थी। न्यूजीलैंड पहले से फाइनल में। तो चलिए देखते हैं दिन भर क्या होता है क्या नहीं होता है। सर्वदलीय बैठक की भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे, और विधायक दलों की जो बैठक है उसकी भी कवरेज दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है कि कल से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा। हालांकि हम सवाल करते हैं तो कहते हैं कि बोलता है, लेकिन समस्या ये है कि कोविड के बाद सब तरफ हाहाकार है, मंदी चली हुई है एक तरह से, लेकिन जहां ऑस्टेरिटी ड्राइव्स होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है, फिजूल खर्ची हो रही है। फिजूल खर्ची कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं। कल पहला दिन है बजट सेशन का, सैटरडे और संडे को छुट्टी है, शुक्रवार को लगेगा। सामान्यतः शनिवार और संडे को छुट्टी होती है, इस बार भी होगी, ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं है कि शनिवार को लगेगा। तो क्या जरूरत थी, इसको मंडे को लगा लेते, एक बैठक आप बाद कर लेते, इसको मंडे को लगा लेते। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए ये उद्यम किया जा रहा है कि विधायकों का सैटरडे संडे का TADA बनेगा?
क्या आम आदमी का पैसा इस तरह से बहाया जाना चाहिए? चलिए मान लीजिए टीएडीए कोई नहीं भी लेगा, क्योंकि विधायकों ने अपना वेतन भी जमा करवा दिया था कोविड टाइम में और वो भी उन्होंने नहीं लिया। चलिए मान लीजिए वो टीएडीए नहीं लेंगे, तो जो सुरक्षा गार्ड लगी हुई है उसका भी तो खर्चा आएगा। जो वहां पे पूरे इंतजाम किए गए हैं 2 दिन का उनका बैठे बैठाए खर्चा भी तो आएगा कुछ ना कुछ। क्या वो खर्चा आम आदमी की जेब से नहीं जाएगा? क्यों ऐसा किया जाता है कि फ्राइडे को विधानसभा लगेगी, आज कार्यों में सारे लोग जो है शिमला पहुंचेंगे। अगर टीएडीए लेंगे तो टीएडीए मिलेगा उनको अपने अपने जो संबंधित क्षेत्र का, उसके फारदेस्ट पॉइंट से मिलता है। मतलब मान लीजिए जैसे मैं हमीरपुर में, मेरा घर गलोड़ में है, तो मुझे गलोड़ से शिमला का नहीं मिलेगा। मुझे हमीरपुर की मेरी कंस्टिट्यूंसी का जो फारदेस्ट पॉइंट की दूरी होगी, जो मैक्सिमम दूरी होगी शिमला की, वहां से मुझे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टीए मिलेगा और वो क्लेम होगा और उसकी कोई ऑडिट नहीं होती। वो तय है कि इन महोदय के इस कंस्टिट्यूंसी के विधायक की मैक्सिमम दूरी ये है। फिर चाहे वो विधायक जाए नहीं जाए, इस पर कोई चेक नहीं होता है। गाड़ियों का मीटर नहीं ले जाता है, गाड़ियों की लॉग बुक नहीं ली जाती है। इस तरह से काम जब होगा तो कितनी पारदर्शिता उसमें होगी, कितनी नहीं। विधायकों की भत्तों को लेकर पहली जो है परेशान है, खासतौर से जो टेलीफोन भत्ता है 15,000 रुपए का, उसको लेकर बड़े सवाल अभी भी हैं और उसको लेकर कोई नहीं कुछ बोल रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं तो बुरे लगते हैं, लेकिन बुरे हम बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह मामला जनता के पैसे से जुड़ा है, जनता की जेब से जुड़ा हुआ है। आप इस सेशन को मंडे से ही चला लेते। मंडे को 1:30 बजे के आसपास सेशन चलता है, आफ्टर लंच चलता है और विधायक मंडे वाले ही दिन आते हैं अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी से। ये परंपरा है, वो आए चाहे ना रहे, वो शिमला में रहे तब भी कागजों में वो माना जाता है कि अपनी कंस्टिट्यूंसी से आए, क्योंकि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी से ही लोगों से बातचीत करके आते हैं। वैसे कितनी बातचीत अपनी कंस्टिट्यूंसी में करते हो अलग बात है, लेकिन इसको सेशन को मंडे से भी किया जा सकता था, बजाय इसके कि इसको फ्राइडे को करो, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी करो, फिर मंडे को दोबारा 1:30 बजे लगाओ। ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये सवाल इसलिए क्योंकि जनता से जुड़ा सवाल था, हमने पूछा। हम लोगों के प्रति जिनके ऊपर इस सवाल की आंच आती है वो नाराज भी होंगे, लेकिन उनकी नाराजगी सर माथे और आपका प्यार भी सर माथे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी, दिन भर मुलाकातें होती रहेगी। शाम को मुलाकात होगी 7 बजे, रात को मुलाकात होगी 9:30 बजे।